नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है ईओडब्ल्यू टीम। गुरुवार को प्रदेश में 29 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, रायगढ़ और कांकेर में ये छापेमार कार्रवाई की गई है। बता दें कि बड़ी मात्रा में मिले हैं महादेव सट्टा ऐप से संबंधित दस्तावेज। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू की बड़े छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रदेश में 29 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कांकेर में की गई है छापेमार कार्रवाई। महादेव सट्टा ऐप से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको हम बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक्शन मोड में नजर आई है ईओडब्ल्यू टीम। वहीं गुरुवार को प्रदेश में 29 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बता दें कि रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कांकेर में छापेमार कार्रवाई की गई है। वहीं बड़ी मात्रा में मिले हैं महादेव सट्टा ऐप से संबंधित दस्तावेज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक्शन मोड पर नजर आई है ईओडब्ल्यू। गुरुवार को प्रदेश में 29 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। चलिए, इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भूपेश, आपसे जानना चाहेंगे, महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है, किन किन जगहों पर ये कार्रवाई की गई है? एक बार फिर से महादेव सट्टा ऐप मामले पर छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। बता दें कि कुल 29 ठिकानों पर 29 जगहों पर अलग अलग ज़िलों में कार्यवाही की गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा दुर्ग ज़िले में कार्यवाही की गई है। दुर्ग ज़िले में कुल 18 ठिकानों पर कार्यवाही की गई है। उसके बाद रायपुर ज़िले में ईओडब्ल्यू की 7 जगहों पर कार्यवाही करने का जो मामला है वो सामने आया है। इसके अलावा बात करें तो बलौदाबाजार और कांकेर में भी अलग अलग ठिकानों पर कार्यवाही करने का मामला सामने आया है। भिलाई में बीते दिनों ईओडब्ल्यू ने जो खासतौर पर सर्राफा बाजार के जो मालिक हैं उनके यहाँ कार्यवाही करते नजर आए हैं। बता दें कि इससे पहले कल बीते दिनों 6 ठिकानों पर कार्यवाही करने की जो मामला है ईओडब्ल्यू की सामने आई थी। भिलाई के जो सहेली ज्वेलर्स के मालिक हैं उनके यहाँ महादेव सट्टा ऐप का जो क्लू मिला था, उनके हिसाब से उसके यहाँ ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई थी। कुल 29 ठिकानों पर यानी कि 29 जगहों पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में कार्यवाही किया गया है। जो फरार थे अर्जुन सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है, पंचमढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उसके हिसाब से जो पूछताछ की गई, न्यायिक रिमांड में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उसके हिसाब से लगातार ईओडब्ल्यू की जो टीम है छत्तीसगढ़ में जो कार्यवाहियां हैं वो सामने आ रही है। इससे पहले जो गिरफ्तार एएसआई है और कई जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उसके हिसाब से जहां जहां क्लू मिल रहा है वो लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। बता दें कि दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें मिली है उनका भी कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो खंगालते नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार भी इस पर कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू की जो कार्यवाही को काफ़ी ज़्यादा सराहनीय करार दे रही है। तो आने वाले समय में और भी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। फानिया जी भूपेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दिन पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है और कौन कौन सी टीम इसमें कार्रवाई कर रही है? देखिए, ईओडब्ल्यू की जो संयुक्त टीम है वो इसमें कार्यवाही कर रही है। फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी आई है उसके हिसाब से करीब 3 से 4 दिन ये जो कार्यवाही है वो हो गया है। बीते ही दिन इसका जो खुलासा हुआ है, चूंकि 6 जगहों पर कार्यवाही करने की जो बात है वो सामने आई थी। भिलाई में खासतौर पर कई सर्राफा व्यापारी और सर्राफा व्यापारी के साथ साथ और कई व्यापार से जुड़े लोग हैं जो खासतौर पर महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से क्लू मिला था, सट्टा ऐप से जुड़े मामले पर क्लू मिला था, उनके यहाँ कार्यवाही की गई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस भी इसमें भरपूर जो प्रयास है कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस की पूरी तरह से सहयोग ईओडब्ल्यू को मिल रही है। तो ये देखना होगा कि आगे ये जो कार्यवाही है कितना जाता है और इसमें कौन कौन से जो लोग हैं शामिल होने की जो बात सामने आई थी वो खुलकर कब तक सामने आएगा। फानिया जी, इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या खलबली मची हुई है? बिल्कुल, आज ही छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से ईओडब्ल्यू की जो कार्यवाही है
ये काफ़ी अच्छा है। और जो जो लोग खासतौर पर गलती करते हैं, और ये महादेव ऐप या अभी का नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब से चलता आ रहा था। इसमें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का भी नाम तथाकथित रूप से सामने आया था। तब से यहाँ प्रदेश में लगातार ये जो कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में भी हलचल देखने के लिए मिली थी। लेकिन अब देखना होगा, विजय शर्मा का जिस तरह से बयान आया है, ये जो संस्थान है पूरी तरह से छूट इनको रहती है कहीं भी जाकर के। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के नाम पर सियासत शुरू हो चुका है। आत्मानंद स्कूल का नाम पीएम श्री करने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आपत्ति जताई है। बता दें कि एक्स पर पोस्ट कर गुस्सा जाहिर किया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर जाहिर किया है कांग्रेस ने गुस्सा। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधु संतों के अपमान का आरोप भी लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के नाम पर सियासत शुरू हो गया है। बता दें, आत्मानंद स्कूल का नाम पीएम श्री करने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आपत्ति जताई है। एक्स पर पोस्ट कर गुस्सा जाहिर किया है। वहीं पूर्व सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधु संतों के अपमान का आरोप भी लगाया है। चलिए, इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भूपेश जुड़ रहे हैं। जी भूपेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया है क्योंकि आत्मानंद स्कूल का नाम को बदलाव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल फानिया, छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो रिजल्ट सामने आया है, जिनमें खास तौर पर आत्मानंद विद्यालय के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा टॉप करते नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार थी तब 1 नवंबर 2020 को आत्मानंद जो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उसको खोले गए थे। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को विदा कर दिया है। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार जो नामकरण करने का, जो राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और यही एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने के लिए मिला है। जो आत्मानंद हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के जो स्कूल हैं उसको पीएम श्री का नाम दिए जाने की बात छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कही है। उनका मानना है कि जो छत्तीसगढ़ के जो आत्मानंद स्कूल है उसमें कई तरह की कमियां नजर आ रही हैं। शिक्षकों की कमियां हैं और शिक्षकों की कमियों के साथ साथ उनका जो देखरेख जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसका आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, उनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ में आत्मानंद जो कि एक संत के रूप में देखा जाता है, उनके नाम पर प्रदेश में तत्कालीन सरकार थी उनकी, तब ये आत्मानंद विद्यालय खोला गया था। तब कहीं ना कहीं अब प्रदेश में अब जो नामकरण की जो राजनीति है वो अब काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आ रही है। चूँकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो इसको सीधे तौर पर पीएम से जोड़कर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर पीएम श्री का नाम देने जा रही है। अब ये नाम अब चेंज करने की जो बात है वो तो चल ही रही है, लेकिन इस पर जैसे ही चेंज करने की जो बात सामने आई है, करीब 1500 जो शिक्षक हैं उनके ऊपर गाज गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। वो भी इसका बहिष्कार करने के लिए अब आतुर होने वाले हैं। चूंकि 1500 संविदा भर्ती की गई थी, छत्तीसगढ़ में करीब 800 से अधिक, यानी कि 840 से अधिक जो आत्मानंद विद्यालय हैं वो खोले गए हैं। तो जो 14 से 1500 जो संविदा शिक्षक हैं अगर खोल दिया जाता है, पीएम श्री का नाम दिया जाता है, तो फिर से नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है और वहीं बीजेपी के द्वारा जो बात बताई जा रही है कि जो कमियां गिनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये हालांकि अब कुछ दिन बाद अब रिजल्ट भी आ जाएगा लोकसभा चुनाव का, तो क्या पीएम श्री और ये आत्मानंद संत छत्तीसगढ़ के रहे हैं उनके नाम पर ही टिका रहता है, या फिर किस तरह से उनके जो नाम है वो पीएम श्री कर दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फानिया।
जी भूपेश, ये भी जानना चाहेंगे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसमें आपत्ति जताई है। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट कर ये जो बात है वो कही थी। हालांकि कल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए थे तो उन्होंने मीडिया के सामने कह भी दिया था कि जो नाम फिलहाल उतना समय सिलसिला चल रहा था कि नाम चेंज करने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर प्रदेश वासियों से भी अपील करी है कि छत्तीसगढ़ के जो संत रहे हैं आत्मानंद उनके नाम पर जो छत्तीसगढ़ की जो स्कूल शिक्षा है उसको रखा गया था, तो कहीं ना कहीं उन पर विरोध जताने की भी बात प्रदेश की जनता से की गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी ट्वीट कर इस बात को कहा था कि जो संत के नाम पर जो स्कूल शिक्षा को खासतौर पर नाम देने की बात कही जा रही है, तो इस पर प्रदेश वासियों को पूरी तरह से अब विरोध जताने का समय आ गया है। इस तरह की जो बयानबाजी का दौर है छत्तीसगढ़ में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि अभी तो फिलहाल आचार संहिता चल रहा है, आचार संहिता के बाद ये और मामला कितना तूल पकड़ने वाला है। फानिया जी भूपेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा जाएंगे। उन्होंने बताया है कि ओडिशा के लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं ओडिशा में भाजपा की सरकार बनेगी और लोकसभा की अधिकांश सीटें भाजपा जीतेगी। कल से ओडिशा चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कल नवरंगपुर लोकसभा में 2 सभा हुई, 2 विधानसभा में, और कल की दोनों सभा बहुत अच्छी थी। जनसैलाब वहां पर उमड़ा था। और आज कोरापुट लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम था, लेकिन एक ही सभा कर पाए, वेदर के कारण आगे के कार्यक्रम में जा नहीं पाए। उधर बहुत बारिश हुई है। प्रदेश में चल रहे स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में अपग्रेड करने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ट्वीट कर विरोध जताया है। दोनों नेताओं ने राज्य सरकार के फैसले को छत्तीसगढ़ के संतों का अपमान बताया है। वहीं बघेल ने कहा है कि शासन गुपचुप तरीके से स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री में बदलने के कवायद कर रही है। इससे इनकी नीयत जाहिर होती है कि सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है कि इसका डटकर विरोध करें और छत्तीसगढ़ की पहचान को गुलाम होने से रोकें। ये सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है, उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए, है ना, उसमें कोई बात नहीं। अब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना। अब वो वोट डाल के निकले विष्णुदेव साय जी और मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे दिए, तो ये स्थिति है। वो खुद अपने, क्योंकि वो खुद भी मतदान कर चुके हैं, तो अपने आप को भी श्रद्धांजलि दे चुके, मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे देते। मनेन्द्रगढ़ के न्यायालय परिसर में नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। यहां जिला और सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पांडे ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान जिले भर में न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ के सचिव आशीष सिंह ने बताया है कि 2 साल के लिए पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ है। अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे, लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे। मनेन्द्रगढ़ अधिवक्ता संघ का हर 2 वर्ष में निर्वाचन होता है। अधिवक्ता संघ का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है और इसी क्रम में वर्ष 2024 से 26 के लिए 30 अप्रैल को मनेन्द्रगढ़ अधिवक्ता संघ का निर्वाचन हुआ था और उसमें सभी पदों पे जितने भी उम्मीदवार थे निर्वाचित हुए थे, उनका आज ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पांडे जी थे और सभी जिले के सम्मानीय न्यायाधीशगण विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सब लोगों के साथ में मंच पे विराजमान थे। राहुल गांधी ने नरसापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अब हम एक नई योजना ला रहे हैं। पहली नौकरी पक्की और सरकारी अस्पतालों, दफ्तरों में हम सारे बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। उन्हें 1 साल की नौकरी और उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब 1 साल के लिए
इन कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, वे आपके अधिकारों को कमजोर कर देंगे, वे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वे लोग भारत की संपत्ति को अपने व्यापारी मित्रों को बेच दी है। आज भाजपा के नेता ये हर जगह जाके कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, फिर से सत्ता में आए तो संविधान को बदलेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंडी गठबंधन के नेता बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं। यूपीए की ढीली ढीली सरकार नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले हैं और भारत ने साफ कहा है कि भारत डरने वाला नहीं है। इंडी गठबंधन के नेता बौद्धिक दिवालियेपन के शिकार हैं। बुद्धि और विवेक उन्होंने खो दिया है। मणिशंकर जी, ये यूपीए की ढीली ढाली सरकार नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले हैं और भारत ने साफ कहा है हम सबके कल्याण में विश्वास रखते हैं, विश्व का कल्याण हो। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। भारत डरने वाला नहीं है। ये जो डरपोक लोग हैं वो सब इंडी गठबंधन में है। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है। मूल बात यह है कि ऐसा हुआ कैसे। एक पार्टी जो निरंतर सत्ता पर काबिज रही, उसने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस प्रकार की मानसिकता और परियोजना को बल दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की आबादी आज़ादी से लेकर अब तक बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है, लगभग 8% कम हुई है और मुसलमानों की आबादी लगभग देश में 15%, जबकि आज़ादी के समय लगभग 8% थी। इसका एक पूरे जो भारत की जो डेमोग्राफी है उस पर भी एक असर पड़ता है और जो भारत का जो कल्चरल बैलेंस है उस पर भी एक असर पड़ता है। परंतु जो मूल बात है कि ये सब के सब हुआ कैसे, क्योंकि एक पार्टी निरंतर जिसने सत्ता पर जो काबिज रही उसने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते हुए इस प्रकार का जो मानसिकता है उसको बल दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने कहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी उत्तर दक्षिण में साफ होने वाली है। जो हमने 2004 में देखा था वही 2024 में दोहराया जा रहा है और ईडी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रही है। After the second round on the 27th, it became even clearer that the BJP is going to be wiped out completely all over South India. And in the north and the central part of India, its 2019 tally will come down by half. So I would say at the end of 3 rounds, what we saw in 2004 is going to repeat in 2024. आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भाजपा पर हमला बोला। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में इसलिए डाला ताकि वे प्रचार न कर सके। केजरीवाल को जिन लोगों ने प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया वे लोग जेल के बाहर हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और वे इस तानाशाही को जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सबको इंतजार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सर, महसूस कर रहे हैं कभी केजरीवाल जी की? देखिए, केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं
इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देगी। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर पहलवान और भाजपा नेता दलीप सिंह राणा ने कानपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम पूरे भारत में प्रचार के लिए जा रहे हैं। जो देश हित में काम कर रहे और राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हम उनके साथ हैं। कानपुर की जनता भारी बहुमत से भाजपा को जिताएगी और पीएम मोदी के हाथों और मजबूत करेगी। बिल्कुल, मैं पूरे हिंदुस्तान में जा रहा हूं और ये तो मेरा घर का ही मतलब बहुत पुराना मित्र है और पूरे हिंदुस्तान में जा रहा हूं मैं, जो देश के लिए समर्पित है, देश के लिए जो काम कर रहे, जो समाज के लिए काम कर रहे, सो उनके साथ हम खड़े हैं। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहूंगी कि लोग विकास और सकारात्मक नीति का चुनाव करें। देश में जो परिवर्तन की लहर चल रही है उसमें कन्नौज की जनता भी साथ देगी और लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करने जा रहे हैं। लोग विकास की और सकारात्मक नीति का चुनाव करें और बदलाव और परिवर्तन की जो लहर पूरे देश में चल रही है, कन्नौज के सभी लोग, सभी जन, मुझे पूरा विश्वास है इस बार लोग। उत्तराखंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुल गए हैं। मंदिर के कपाट खुलने के समय सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। देखिए, इस यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहां पर हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।